नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट करी थी, जिसमें हम लोग एसएससी सीजीएल के जो प्रीलिम्स के पेपर हुए हैं 2024 में, इंग्लिश लैंग्वेज के सारे पेपर्स का सॉल्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं। एक पेपर का सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने शेयर कर दिया है यूट्यूब पर, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। और वो क्लास आपको कैसी लगी उस पर भी ज़रूर आप कमेंट अपना दे सकते हैं। आज उसी सीरीज़ का दूसरा पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ, जो कि 9 तारीख को हुआ था सेकंड शिफ्ट में 12:30 से 1:30 वाली में। तो शुरू करते हैं। ये लो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। आपको यहाँ पर अबंडेंट का सिनोनिम बताना है। अबंडेंट का क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। सबसे पहले तो जिनको सिनोनिम का मीनिंग नहीं पता, एक बार बता देता हूँ। पर्यायवाची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। और समानार्थी भी बोल सकते हैं, समान अर्थ वाला। ठीक है। अबंडेंट जो है ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, ये चीज़ आपको समझनी है। अगर आप इसको नाउन फॉर्म में यूज़ करना चाहें तो वर्ड क्या हो जाएगा? अबंडेंस हो जाएगा। तो इसका हिंदी मीनिंग जो होता है वो है प्रचुरता, अबंडेंस का नाउन फॉर्म में। और अबंडेंट का एडजेक्टिव फॉर्म में मीनिंग क्या हो जाएगा? प्रचुर। थोड़ा सा आसान अगर करें आपके लिए तो आप बोल सकते हैं आवश्यकता से अधिक। क्या बोल सकते हैं? आवश्यकता से अधिक। उसी को अपन क्या बोलते हैं? अबंडेंट। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एम्पल। एम्पल का मतलब भी क्या होता है कि जो चीज़ आवश्यकता से अधिक है या प्रचुर मात्रा में है। बैरन अगेन एडजेक्टिव है। बैरन का मतलब होता है दोस्तों बंजर। बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर। ऐसी भूमि जिस पर हम लोग कृषि नहीं कर सकते उसको हम लोग बैरन बोलते हैं, बंजर भूमि। बैरन लैंड के लिए आता है। डिफ़िकल्ट का मतलब क्या होता है? ये एडजेक्टिव है, डिफ़िकल्ट, ध्यान रखना भाई। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन। और स्केर्स का मतलब होता है कम, ये भी एडजेक्टिव है। इसका नाउन फॉर्म काफ़ी पॉपुलर है और आपने अपने जीवन काल में काफ़ी उसको देखा भी होगा, स्केर्सिटी। और इसका स्केर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? कमी होता है। एक यहाँ विशेष बात और है, ध्यान दीजिएगा, ये ITY सफिक्स से ख़त्म हो रहा है। ITY सफिक्स यानी कि प्रत्यय अगर आपको अंग्रेज़ी में किसी भी शब्द में नज़र आता है तो उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है। तो स्केर्सिटी का मतलब क्या हो जाएगा? कमी। एक अच्छा सिनोनिम मुझे और याद आ रहा है स्केर्सिटी का, पॉसिटी भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस सीरीज़ का जो उद्देश्य है वो आंसर बताना नहीं है। हम लोग हर एक क्वेश्चन को डीप में एनालाइज करेंगे, एक तरीके से उसका पोस्टमार्टम करेंगे और उससे संबंधित सारी चीज़ें सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों कि एक स्टेटमेंट आपको यहाँ दिया है। इस स्टेटमेंट को आप जो है एक शब्द में क्या बोल सकते हो वो आपको बताना है। वन वर्ड कह रहा है, वन हु डज नॉट शो रेस्पॉन्स टू गुड और बैड। एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छे और बुरे के प्रति कोई अपना रेस्पॉन्स मतलब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता है। ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छे और बुरे के तरफ कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, उसके लिए अच्छा भी ठीक है, बुरा भी ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए वर्ड आता है उदासीन। ऐसे व्यक्ति के लिए वर्ड क्या आता है? उदासीन। तो एग्जैक्ट हम लोग अगर देखें
तो एग्जैक्ट इसके लिए कौन सा वर्ड होना चाहिए? इनडिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनडिफरेंट। अब आप कहोगे सर इनडिफरेंट तो ऑप्शंस में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टोइक किसके लिए आता है? बेसिकली ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख से क्या है? परे। किससे परे है? सुख और दुख से। उसको भी हम लोग जो है इनडिफरेंट के साथ साथ किस नाम से जानते हैं? स्टोइक। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्टोइक। देखो दोस्तों, हो सकता है आपको ऑप्शन में क्या दे दे? मंक। मंक मतलब साधु। तो साधु जो होता है वो भी वही व्यक्ति है जो सुख और दुख से परे है, जिसे किसी चीज़ में ज़्यादा रुचि नहीं है। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है, हर्मिट। क्या वर्ड देखने को मिल सकता है? हर्मिट। एक थोड़ा सा सिंपल वर्ड है, सेज। तो ये सारे जो शब्द हैं ये एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं, साधु के कॉन्टेक्स्ट में, कि जिसे सुख और दुख में, अच्छे बुरे में ज़्यादा रुचि नहीं है। दोस्तों, सिनिक का मतलब क्या होता है? सिनिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो स्वार्थ को परम धर्म मानता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच ये है कि जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वो स्वार्थ के कारण चल रहा है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कोई ना कोई स्वार्थ है, उसी की वजह से वो उसकी मदद करता है या उसके साथ रहता है या उससे प्रेम करता है। तो जो व्यक्ति ये मानता है कि जीवन चलने का मूल जो सिद्धांत है वो स्वार्थ है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनिक बोलते हैं। स्केप्टिक का मतलब होता है संदेही। एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ पर संदेह करे, डाउट करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केप्टिक बोलते हैं। और अगला वर्ड है फोबिक, जो फोबिया से बना है। फोबिया जो वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है इर्रेशनल फियर। अब फियर का मतलब भय, इर्रेशनल मतलब ऐसा भय जो तर्कपूर्ण नहीं है। भाई जैसे अगर आपके सामने शेर आ जाए, मेरे सामने शेर आ जाए, तो डर लगेगा, सबको लगेगा, तो वो रैशनल फियर है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसे ऊंचाई से डर लगता है, जिसे बंद जगह से डर लगता है, पानी से डर लगता है, तो ये डर सीमित है, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। तो उस फियर के लिए बोला जाता है इर्रेशनल फियर। और इस फोबिया का एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? फोबिक। कैसे पता चलेगा एडजेक्टिव है? आईसी सफिक्स लगा हुआ है। आईसी सफिक्स से जो भी वर्ड हमारे मिलते हैं अंग्रेजी में हमें, वो सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो आंसर आपको मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। क्या बताना है? तो आप कहेंगे कि सर एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। किसका विलोम शब्द बताना है? देख लेते हैं। अंडरलाइन पार्ट का विलोम शब्द बताना है। तो अंडरलाइन पार्ट जो है वो क्या है? इनक्यूजिटिव। इनक्यूजिटिव का मतलब क्या होता है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इनक्यूजिटिव का मतलब होता है क्यूरियस। हिंदी में हम लोग इसको बोल सकते हैं उत्सुक। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड मुझे याद आ रहा है, ईगर। ईगर का मतलब भी क्या होता है? उत्सुक। तो यहाँ पर हमें एंटोनिम विलोम शब्द बताना है। तो उत्सुक मतलब जो व्यक्ति किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा रुचि ले रहा है, इंतज़ार कर रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिसइंटरेस्टेड वो है जिसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, जो रुचि ना ले, जो इंटरेस्ट ना ले किसी चीज़ में, वो है आपका डिसइंटरेस्टेड। कॉम्प्रीहेंसिव, देखो कॉम्प्रीहेंसिव जो शब्द है इसका अर्थ हो जाएगा समझ।
और यहीं से इसका एक नाउन फॉर्म भी है काफ़ी प्रचलन में, कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझ, ये नाउन है। कैसे पता चलेगा नाउन है? क्योंकि ये SION सफिक्स से ख़त्म हो रहा है। SION सफिक्स से ख़त्म होने वाले सारे वर्ड अंग्रेजी में क्या? नाउन। ठीक है। इंट्रूसिव किससे ख़त्म हो रहा है? तो आप कहेंगे सर इंट्रूसिव तो IVE से ख़त्म हो रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। IVE से ख़त्म होने वाले सारे शब्द आपके क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है। तो इंट्रूसिव जो है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि किसी को परेशान करना। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ से, यहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे, किसी को परेशानी, किसी से परेशान, किसी चीज़ से अगर कोई परेशान है, इरिटेटेड है, तो उसके लिए क्या शब्द आ सकता है? इंट्रूसिव वर्ड आ सकता है। आइटमाइज्ड का मतलब क्या होता है? आइटमाइज्ड का मतलब होता है कि भी जैसे आप सामान खरीदने जाते हैं डीमार्ट या किराने की दुकान पे, तो आप लिखते हैं 1 किलो चीनी लेनी है, 1 किलो नमक लेना है, 2 किलो चावल लेने हैं। तो ये जो आप आइटम्स की लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्टिंग ऑफ आइटम्स, इस चीज़ को कहते हैं आइटमाइज करना। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? 4th ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है उसको, अच्छा पैसिव वॉइस में है और एक्टिव वॉइस में एक्सप्रेस करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए सेंटेंस यहीं पर लिखा हुआ है, द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस। यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये है आपका सेंटेंस, द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस। देखो आपको यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का, वॉइस का, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव। आपको यहाँ पर एक रूल याद रखना है, आपको यहाँ पर एक रूल याद रखना है। रूल क्या है? VTC। ठीक है, सब मेरे साथ एक बार बोलेंगे, VTC रूल का ध्यान देंगे। VTC रूल क्या बोलता है दोस्तों? VTC रूल ये है कि सबसे पहले हमें वर्ब को पकड़ना है। जैसे ही हम लोग वर्ब को पकड़ेंगे तो हमें टेंस का आइडिया हो जाएगा, और टेंस से फिर हम लोग जो है कहाँ पहुँच जाएंगे? उसको चेंज करने की तरफ पहुँच जाएंगे। किसको चेंज करने की तरफ पहुँच जाएंगे? सेंटेंस को चेंज करने की तरफ पहुँच जाएंगे। तो देखो आपको यहाँ पे वॉज के साथ क्या दिया हुआ है? नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगते ही नेगेटिव हो जाता है। और ये प्रिपेयर्ड, ये आपकी मेन वर्ब है, जो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? 3rd फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ आपको ध्यान देना है कि वॉज नॉट प्रिपेयर्ड है, तो यहाँ वर्ब से क्या पता चला? टेंस। क्या पता चला वर्ब से? टेंस। कैसे? क्योंकि भाई पास्ट सिंपल जो है, पास्ट सिंपल एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, और पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस क्या होता है? वॉज वर के साथ 3rd फॉर्म। पास्ट सिंपल का पैसिव क्या होता है? वॉज वर के साथ 3rd फॉर्म। तो आपको सेंटेंस में वॉज के साथ 3rd फॉर्म दिया है, पैसिव है पास्ट सिंपल का। तो जब आप एक्टिव में जाएंगे, तो आपको किसका यूज़ करना है? सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो अब आप जो प्रश्न आपको दिया हुआ है इसमें आप सेकंड फॉर्म खोजिए। तो यहाँ तो हेड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, ये गलत हो गया। यहाँ डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो पास्ट सिंपल के अंदर नेगेटिव अगर आप बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या बनती है? डिड, और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट और फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे चेक करते हैं। तो आपने डिड के साथ ING, तो डिड के साथ ING तो आता ही नहीं है कभी। वी डिड प्रिपेयर, तो यहाँ पर नेगेटिव था, आपने नॉट लिया ही नहीं, तो ये वापस चला गया। तो आंसर क्या है? वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस। ठीक है, चलिए, तो ये रूल ध्यान रखिए। और ये रूल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। VTC, वर्ब से टेंस, टेंस से चेंज की तरफ। चलिए आगे चलते हैं। अगला एक्टिव वॉइस आपको बताना है, पैसिव में दिया हुआ है। सेंटेंस आपको क्या है
द होमवर्क मस्ट बी डन बाई यू। क्या सेंटेंस है? द होमवर्क मस्ट बी डन बाई यू। तो अगेन देखिए यहाँ मस्ट आपको दिया हुआ है और यहाँ बी है और यहाँ डन। तो अभी अभी आपको रूल बताया VTC। तो वर्ब मस्ट क्या है? तो आप बोलेंगे कि सर मस्ट तो क्या है? मॉडल है। तो अगर एक्टिव वॉइस में आपके पास क्या हो? मॉडल हो, तो उसके साथ जो मेन वर्ब मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये पैसिव में कैसे चेंज होगा? मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। ये बन जाएगा मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो यही तो आपको दे रखा है पैसिव में, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है इसका? क्या होता है इसका एक्टिव वॉइस? तो आप बोलेंगे कि सर मॉडल के साथ क्या लगा देंगे? फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो मॉडल के साथ कहाँ है फर्स्ट फॉर्म? देखो तो यहाँ तो मॉडल ही चेंज कर दिया, तो मॉडल चेंज तो नहीं कर सकते, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ मॉडल है ही नहीं तो ये चला गया। यहाँ मॉडल चेंज कर दिया, यहाँ मॉडल है और मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो यही हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपको करेक्ट स्पेलिंग जो है वो चूज करके बतानी है। तो आई विल डेफिनेटली, तो डेफिनेटली की स्पेलिंग क्या होती है? DEFINITE। तो ये डेफिनेट और एडवर्ब बनाएंगे तो कौन सा सफिक्स लगा देंगे? LY। तो ये सही है स्पेलिंग। अटेंड की भी सही है, द ठीक है, कॉन्फ्रेंस की भी सही है। आगे चलते हैं। आई विल डेफिनेटली, तो डेफिनेटली में से यहाँ ई घटा दिया तो ये गलत है, तो ये नहीं होगा आंसर। आई विल यहाँ ई लगा दिया जबकि आता क्या है? आई, तो ये भी गलत हो गया। आई विल डेफिनेटली, अब यहाँ पर डेफिनेटली में ए लगा दिया तो ये फिर गलत। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसमें सारी स्पेलिंग क्या है? सही है। आगे देखो, कह रहा है अंडरलाइंड वर्ड का क्या बताओ? सिनोनिम बताओ ऑर्गेनाइज का। तो दोस्तों ऑर्गेनाइज का मतलब होता है व्यवस्थित करना। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित करना। तो ऑर्गेनाइज का अगर आप सिनोनिम लेंगे तो अरेंज हो जाएगा। अरेंज का मतलब भी क्या होता है? व्यवस्थित करना। डीरेंज कुछ होता नहीं है। डिसऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी चीज़ की व्यवस्था, अरेंजमेंट। डिसऑर्डर मतलब उसको अस्त व्यस्त करना। तो ये जो है ऑर्डर का एक तरीके से अपोजिट हो सकता है। कंफ्यूज का मतलब होता है किसी को दुविधा में डालना। कंफ्यूज का मतलब क्या हो जाएगा? दुविधा में डालना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड। आगे देखो, अब ये पैराजंबल का क्वेश्चन आ गया। पैराजंबल के क्वेश्चन में आप जानते ही हैं क्या करना होता है। इसकी ट्रिक पहले आपसे कई बार शेयर कर चुका हूँ। जो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, जो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, यानी कि जो पहला सेंटेंस होगा, उसमें आपको किसके दर्शन होंगे? प्रॉपर नाउन के दर्शन होंगे। वहीं से आपकी कहानी की शुरुआत होगी। तो प्रॉपर नाउन को खोजिए। कहाँ है प्रॉपर नाउन? तो आपने कहा कि सर यहाँ तो एज है, तो एज जो है ये तो कनेक्टर का काम करता है, कंजंक्शन जिसको आप बोलते हैं। यहाँ दी सिटी बस, तो ये प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ बात बन सकती है, यहाँ से शुरुआत हो सकती है। ये कंजंक्शन है तो यहाँ से पॉसिबिलिटी नहीं है। ये प्रेपोजिशन है, पॉसिबिलिटी नहीं है। टू ट्राई इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ से भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड। ओवर क्राउडेड मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो P जो है ये हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट होगा फर्स्ट सेंटेंस। अब देखो P कहाँ कहाँ है? तो आप कहेंगे कि सर P दो जगह है, एक तो सेकंड में है और एक थर्ड में है। तो फर्स्ट और फोर्थ तो चले गए, ठीक है। अब P के बाद में O आएगा कि S आएगा, देखते हैं। तो आपने कहा कि द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग,
क्यों थी सिटी बस ओवर क्राउडेड, क्यों उसमें ज़्यादा भीड़ थी? क्योंकि वो शाम की आखिरी बस थी। अब आखिरी बस है तो ज़्यादा लोग जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उसके बाद में बस नहीं है। अब ये इट यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये इट किसके लिए आया है। सवाल ये है कि ये इट किसके लिए आया है। तो आप कहेंगे कि सर ये इट इस बस नाउन को रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं कि नाउन को रिप्लेस करने के लिए कौन आता है। तो आप कहेंगे कि सर नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन आता है। अब ये जो बस आपका नाउन था तो ये कैसा था? तो आप कहेंगे कि सर नॉन लिविंग था। ठीक है, नॉन लिविंग था। अब नॉन लिविंग में सिंगुलर था कि प्लूरल था? तो आपने कहा सर सिंगुलर। तो नॉन लिविंग सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करने के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है? इट। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? इट। तो पी के बाद में ओ आएगा। तो पी के बाद में अगर ओ आएगा तो हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एरर फाइंड आउट करना है। देखिए इससे आसान तो आपके लिए क्या ही हो सकता है। एवरी के बाद में क्या लगा हुआ है? स्टूडेंट्स लगा हुआ है। बताओ, तो हम लोग पढ़ते हैं कि एवरी और ईच, एवरी और ईच ये दोनों जो हैं ये अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। कौन से प्रोनाउन होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो होता है जो बांटने का काम करता है, और इनका जो नेचर बताया गया है अंग्रेजी में वो कैसा बताया गया है? तो आप कहेंगे कि सर इनका नेचर सिंगुलर, एक वचन बताया गया है। तो यदि एवरी सिंगुलर है, अगर एवरी क्या है? सिंगुलर है, तो एवरी के बाद यहाँ जो नाउन आप यूज़ करेंगे वो भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स की जगह क्या होगा? स्टूडेंट। तो यही तो एरर है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स की जगह क्या आएगा? स्टूडेंट आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखो, मुहावरा आ गया है ब्रेक अ लेग। तो ब्रेक अ लेग मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को शुभकामना देना। ब्रेक अ लेग मुहावरे का अर्थ क्या होता है? किसी को शुभकामना देना। तो कहाँ से देंगे शुभकामना? विश समवन गुड लक बिफोर ए परफॉर्मेंस। तो फोर्थ जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर कह रहा है कि इसको लॉजिकल सीक्वेंस में बताओ। तो अभी आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन को ढूंढना है। तो कहाँ है प्रॉपर नाउन? ये रहा, ऑब्जर्वेटरीज। इस पे चर्चा चल रही है कि ऑब्जर्वेटरीज जो है वो स्थान है जहाँ पे स्थान का अध्ययन किया जाता है, और बी से शुरुआत होगी। तो बी एक ही जगह था। देखो ऐसे एग्जाम में मदद हो जाती है, सीधा 1 सेकंड में आंसर आ गया। अब यहाँ पर अगला बी के बाद में क्या आ जाएगा? सी। अब ये दे किसके लिए आया है? ये दे इस ऑब्जर्वेटरीज के लिए ही तो आया है भाई। डिस्ट्रीब्यूटिव है, प्लूरल, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, अब यहाँ पर ये इंडिकेशन के लिए भी आता है। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। ये जो दे है अपन जानते हैं, प्रोनाउन में पढ़ते हैं ना, ही, शी, इट, ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और अगर थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करनी हो तो क्या आता है? दे। तो ये ऑब्जर्वेटरीज जो था थर्ड पर्सन प्लूरल, और इस नाउन को रिप्लेस करने के लिए, इस प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करने के लिए कौन सा प्रोनाउन था? दे। तो यहाँ आंसर क्या हो गया? बी, सी, डी, ए। अपना आंसर क्या हो गया? बी, सी, डी, ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13। गलत स्पेलिंग अपने को पकड़ना है। अलोकेशन की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। अलोकेशन का मतलब होता है किसी को कोई पदभार देना, कोई डिपार्टमेंट वगैरह में शिफ्ट करना। एलिगेशन की स्पेलिंग भी ठीक है। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। ठीक है, एक मैथ्स में भी हम लोग पढ़ते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो वहाँ पर मिश्रण और उनको मिक्स करना। एवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक।
नफरत, नापसंदगी। तो ये स्पेलिंग जो है बिल्कुल गलत है। ABI की जगह क्या होगा? Y, एबिस्मल। एबिस्मल का मतलब होता है बहुत खराब। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सेकंड। यहाँ आई की जगह Y आएगा, तब आपका स्पेलिंग करेक्ट होगा। हमें गलत स्पेलिंग बतानी थी, तो 2 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। आगे ये अंडरलाइन पार्ट जो है दोस्तों, इसके लिए ईडियम है, तो वो ईडियम अपने को बतानी है कि कौन सी ईडियम होगी। ये कह रहा है राजूज जॉब एज अ क्लर्क सीम टू बी बैड एट फर्स्ट बिकॉज ऑफ द लो सैलरी बट रिजल्टेड इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर बिकॉज इट सेव्ड हिम फ्रॉम बीइंग अनएम्प्लॉयड। कह रहा है राजू को क्लर्क के तौर पर नौकरी मिली, तो शुरू में उसे काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि सैलरी कम थी लेकिन अंत में वो चीज़ उसके लिए ठीक थी क्योंकि उसे उस क्लर्क की नौकरी ने बेरोजगारी के ठप्पे से अलग कर दिया था। कि भाई बोलते हैं अंग्रेजी में कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। तो बेरोजगार होने से अच्छा क्या है? क्लर्क होना। तो शुरुआत में खराब, लेकिन बाद में उसको वो चीज़ ठीक लगी। तो इस ही मुहावरे का अर्थ होता है ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज मुहावरे का अर्थ ये होता है कि शुरू में खराब परंतु अंत में सर्वोत्तम। कि कोई चीज़ हमें शुरू में खराब लगती है परंतु अंत में उसके परिणाम हमारे लिए सर्वोत्तम हो, तो उसको बोलते हैं ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और पैराजंबल का क्वेश्चन आ गया। तो इसके अंदर हमें वही अपनी टेक्निक यूज़ करनी है, प्रॉपर नाउन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से शुरुआत होगी, द यूज़ ऑफ एनिमल रिसर्च। अब ये पूरा सब्जेक्टिव पार्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? वर्ब। अब सब्जेक्टिव पार्ट कैसा है? सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी? सिंगुलर, हैज़ बीन। तो ए के बाद में क्या आ जाएगा? ए के बाद में आ जाएगा डी। तो ए के बाद में देख लीजिए डी कहाँ है, तो ये 3rd नंबर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आप पूरा आगे जोड़ के देख लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये कह रहा है कि अपने को चेक करना है कि क्या अंडरलाइन पार्ट में कोई चेंज करना है कि नहीं करना। अब अंडरलाइन पार्ट है कहाँ से वो देखते हैं। तो ये अंडरलाइन पार्ट यहाँ से है दोस्तों, थोड़ा सा इसको देख लेना, ये मिस हो रखा है। डिड नॉट गेट देयर मनीज वर्थ, इस तरीके से ये पार्ट अंडरलाइन है इसमें। कह रहा है कि स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द रिलीफ ओपन टू देम इन केस they did not get their money's worth of goods and service has rightly been identified as the first priority। कह रहा है कि जो भी उपभोक्ता है उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना जो है और उनको कौन कौन सी सहायता मिल रही है, वो चीज़ किस संदर्भ में कि उनको उनके पैसे की वास्तविक कीमत ना मिल पाए और वो सामान की जो उनका पहला हक है या पहली प्राथमिकता है। तो कह रहा है स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द रिलीफ ओपन टू देम इन केस दे डिड नॉट गेट देयर मनीज वर्थ। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली कह रहा है कि हमें उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देनी है, जागरूकता फैलानी है। तो ये चीज़ वे खुद तो कर नहीं रहे, उनके बिहाफ पे कोई और कर रहा है। तो किसी के बिहाफ पे कोई और कार्य करे तो वो किस में लिखा जाता है? पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। अब जब हम लोग बात पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो यहाँ पर डिड नॉट गेट का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये तो एक्टिव वॉइस में यूज़ किया जाएगा। पास्ट सिंपल का बेसिक नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम लोग इस डिड के स्थान पर किसका यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वर का। और चूंकि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है
तो वर के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो यही चीज़ हमें यहाँ चेंज करनी पड़ेगी। और कहाँ पे है देखिए, वर के साथ नॉट। अब देखिए वर के साथ नॉट लगा सकते थे, बट इन्होंने क्या वर्ड यूज़ कर लिया, अनेबल। तो अनेबल की जगह अपन और क्या लिख सकते हैं, वर नॉट एबल, ऐसे भी लिख सकते थे। तो उस स्थिति में क्या आ जाता, नॉट। तो यहाँ नॉट का उपयोग ना करके इन्होंने नॉट एबल को इकलौते फॉर्म में क्या लिख दिया, अनेबल। तो ये लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है अंडरलाइंड वर्ड को जो है चेंज करिए। कह रहा है पॉल्यूशन लेवल्स हैव इंक्रीज्ड सो लार्जली। तो यहाँ पर जो अंडरलाइंड वर्ड है वो कौन सा है, लार्जली है भाई, ध्यान रखना। तो कह रहा है कि पॉल्यूशन यानी कि जो अपना क्या बोलते हैं पोल्यूशन को, हिंदी में पोल्यूशन को अगर अपन बोले तो क्या बोल सकते हैं जैसे एयर पोल्यूशन को अपन बोलते हैं वायु प्रदूषण, तो पोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं प्रदूषण। तो कह रहा है प्रदूषण के जो स्तर हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और इतने बढ़ चुके हैं कि वे लगभग अब हमें मारने पर उतारू हो चुके हैं। जैसे अगर ऐसा बोलते हैं कि दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो वो बिना कुछ किए 48 सिगरेट्स के बराबर जो है अपने अंदर स्मोक इनहेल कर रहा है। तो यहाँ लार्जली देखिए पॉल्यूशन का स्तर, तो किसी चीज़ का स्तर बढ़ना या घटना, उसके लिए लार्जली वर्ड लिखना सही है क्या, ये चीज़ हमारे को यहाँ समझनी है। देखिए लार्ज है या स्मॉल है, ये दोनों एडजेक्टिव कब आते हैं, ये एरिया के लिए आते हैं, क्षेत्र के लिए। ठीक है, कोई चीज़ क्षेत्र में बड़ी है लार्ज, क्षेत्र में छोटी है स्मॉल। एक इसी के विपरीत दूसरा एडजेक्टिव है हाई और लो। ये आता है जब हम लोग किसी चीज़ के स्तर पे नापते हैं। जैसे आपने कहा कि भी 90 मार्क्स से जिसके ऊपर आएंगे वो पास है, जिसके कम आएंगे वो फेल है। तो 90 आपका एक मेजरिंग पॉइंट हो गया। तो 90 से ऊपर हाई, 90 से नीचे लो। तो उसी प्रकार से प्रदूषण का स्तर ऊपर बढ़ा है, क्षेत्र में थोड़ी बढ़ा है। प्रदूषण ऊपर, प्रदूषण नीचे, प्रदूषण का स्तर ऊपर, प्रदूषण का स्तर नीचे। तो ये यहाँ पर एडवर्ब गलत है, लार्जली। एडवर्ब चेंज करना पड़ेगा। कौन सा एडवर्ब आएगा, हाईली आएगा। कौन सा एडवर्ब आएगा, हाईली। कि पॉल्यूशन लेवल्स हैव इंक्रीज सो हाईली, ये प्रदूषण के स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये CGL का। चलिए आगे चलते हैं। विलोम शब्द बताना है स्केरी का। देखिए स्केरी का मतलब क्या होता है, भयावह, जिससे हमें डर लगे। ठीक है, तो अपोजिट क्या हो सकता है, ब्राइट का मतलब क्या होता है, चमकीला। ऑफुल का मतलब होता है खराब। प्रिस्टीन का मतलब होता है पवित्र, साफ सुथरा। कंफर्टिंग मतलब जो चीज़ हमारे लिए क्या है, आरामदायक, आराम प्रदान करे, खुशी प्रदान करे। तो ऊपर आपने कहा डराए, और ये चीज़ आपको आराम प्रदान कर रही है, खुशी प्रदान कर रही है। तो विलोम शब्द अगर ले तो कंफर्टिंग इसका आंसर हो सकता है। आगे ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है। कह रहा है बाय दिस टाइम। देखिए यहाँ से काम हो जाएगा। बाय दिस टाइम फ्रेज जो है ये फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी टेंस ऐसे हैं जिनके अंदर हम लोग इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। कौन सी फ्रेज का, बाय दिस टाइम का। अब यहां पर ध्यान दीजिए आगे, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर से भी पता चल गया कि भी फ्यूचर की ही बात है। आई विल हैड ग्रेजुएटेड, फ्यूचर परफेक्ट लगाने की कोशिश भी की है इसने, लेकिन आप यहां देखिए ना क्या लिखा हुआ है, हैड। विल
और शैल क्या हैं? बोलो मेरे रसगुल्लों। तो आप बोलेंगे कि सर विल और शैल तो मॉडल हैं, और मॉडल के साथ यहाँ पर क्या आता है? तो आप कहेंगे बेस फॉर्म आता है। बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये जो हैड है भी, हैज़ और हैव, ये है ना बेस फॉर्म, तो ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए, और इनकी सेकंड फॉर्म क्या है? हैड। तो हमें तो बेस फॉर्म लगानी है और ओरिजिनल वर्ब लगती है, ये है ओरिजिनल वर्ब। तो हैड के स्थान पर क्या आ जाएगा? आई विल हैव ग्रेजुएट, ये होगा आपका। तो यही एरर है, और यहाँ क्या करना पड़ेगा? हैड को हटाकर हैव करना पड़ेगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एंटोनिम बताओ किसका? तो एलिजाबेथ स्टूड एट द पियानो विच डिड नथिंग टू एले हिज एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है तनाव, चिंता, नर्वसनेस। एले का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। तो अगर अपने को एंटोनिम ढूंढना है तो कम करने का अपोजिट क्या होता है? बढ़ाना। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एग्रावेट, क्योंकि एग्रावेट का भी मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ाना। तो कम करने का अपोजिट बढ़ाना, तो ये एंटोनिम। सिंप्लीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को आसान करना या सरल करना। मैथ्स में अक्सर आता है ना सिंप्लीफाई, तो मतलब उसका मतलब क्या होता है? सरल करो, उसको हल करो। मॉलिफाई का मतलब भी क्या होता है? कम करना, शांत करना। इसका और मीनिंग क्या ले सकते हैं? शांत करना। मॉलिफाई के लिए एक और वर्ड अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं, वो है पैसिफाई। मिटिगेट का भी मतलब क्या होता है? कम करना। ठीक है, तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बसक। बसक का क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। बसक का मतलब होता है गुस्से से पागल होना। गुस्से से पागल होना। तो इसका सिनोनिम पर्यायवाची बताना है, तो डिमेंटेड हो जाएगा दोस्तों। डिमेंटेड का भी मतलब क्या होता है? पागल। तो ये गुस्से से पागल होने का पर्यायवाची बन सकता है। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। स्टबन का मतलब क्या होता है? जिद्दी। लेजी का मतलब होता है आलसी, और एब्सर्ड का मतलब होता है स्ट्रेंज। हिंदी में बोले तो अजीबो गरीब। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? फर्स्ट। आगे देखो, ये आ गया क्लोज टेस्ट, जो कि अपने पेपर का सबसे टफ पार्ट माना जाता है, बट है नहीं, मानने में और होने में फ़र्क है। तो इसको पूरा पढ़ेंगे और जो भी अप्रोप्रिएट होगा वो यूज़ करेंगे। कह रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग डेथ 18th century the ladies of European cities covered faces in layers of paint and powder। कह रहा है कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत से ही यूरोप की जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने चेहरों को पेंट और पाउडर से कवर करना शुरू कर दिया। क्यों? दिस पर्टिकुलर फैशन वॉज लार्जली बॉट डैश बाई द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज द रेवेजेज ऑफ स्मॉल पॉक्स लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड एंड स्कार्ड। क्योंकि भाई 18वीं शताब्दी के आसपास यूरोप में बहुत तेज़ी से स्मॉल पॉक्स फैला था, और उसके कारण जो महिलाएं हैं, पुरुष है, कोई भी हो, तो स्मॉल पॉक्स किसी को भी होगा, तो शरीर पे वो छोटे छोटे दाने, चकते, निशान रह जाते हैं। तो उस चीज़ को कम करने के लिए, वो चीज़ भद्दी ना लगे, तो महिलाओं ने क्या करना शुरू कर दिया? अपने चेहरे पे पेंट और पाउडर लगाना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड द ब्यूटी स्पॉट वॉज इंट्रोड्यूस टू कवर डैश ए फेशियल डिफेक्ट, और उसको उन्होंने चतुराई से क्या नाम दे दिया? ब्यूटी स्पॉट। कि भाई जैसे यहाँ पर मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई निशान सा है, तो उस पर मैंने पाउडर लगा दिया या क्रीम लगा दी या कोई पेंट कर लिया, और मैंने उसको फैशन का नाम दे दिया, कहा कि ये मेरा ब्यूटी स्पॉट है, खूबसूरती का चिन्ह है या केंद्र है। तो बताओ, तो मतलब इस तरीके से महिलाओं ने वहाँ पर किया, और उनके फेस में जो कमी थी उस चीज़ को
ख़त्म करने का या छुपाने का या उससे बाहर निकलने की कोशिश करी। तो कह रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग, किस चीज़ की शुरुआत से, तो यहाँ से इस फ्रेज को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए कौन सा प्रेपोजिशन आता है, ऑफ। तो यहाँ अपना ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, कि भाई 18th सेंचुरी की शुरुआत से, 18वीं शताब्दी की शुरुआत से। आगे देखिए, आगे फिर इसने कहा है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड, किसको कवर किया, देयर फेसेस। भाई यहाँ पर लेडीज जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, और इस थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, दे, और दे को रिलेट करने के लिए दे का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, देयर। तो वो यहाँ पर आ जाएगा कि वे अपने फेसेस को कवर करती थी, कवर्ड देयर फेसेस। आगे, इन द लेयर्स ऑफ पेंट एंड पाउडर दिस पर्टिकुलर फैशन वॉज लार्जली बॉट अबाउट। देखिए फ्रेजल वर्ब होता है ब्रिंग अबाउट, तो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज टू हैपन। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज टू हैपन, मतलब किसी चीज़ के होने का कारण होना। तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रॉट, और ब्रॉट अबाउट कि वो जो है ये चीज़ उन्होंने क्यों करी, पेंट क्यों करवाया, चेहरे को पाउडर क्यों लगाया, क्योंकि भाई वो उनकी ज़रूरत थी, चेहरे पे जो धब्बे हो गए थे उनको हटाने के लिए। तो यहाँ पर लार्जली ब्रॉट अबाउट हो जाएगा फोर्थ। ब्रॉट अबाउट बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्क्राइब द रेवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स डैश लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड। जो स्मॉल पॉक्स के निशान थे जिन्होंने उनके चेहरों को, तो यहाँ पर हमें रेवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स इस चीज़ को जोड़ना है। तो नॉन लिविंग चीज़ को जोड़ना है, तो नॉन लिविंग चीज़ को अगर जोड़ना है तो रिलेटिव प्रोनाउन हु नहीं आ सकता। दैट जो है वो कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही आता है, तो यहाँ सबसे अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा हो जाएगा, विच, कि विच लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड एंड स्कार्ड, कि भाई ये उनको क्यों अपने चेहरे पे पाउडर और पेंट करना पड़ा, क्योंकि वो जो स्मॉल पॉक्स के जो धब्बे हो गए थे उसको वो हटाना चाहते थे। विच लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड एंड स्केर्ड। ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड द ब्यूटी स्पॉट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू कवर डैश ए फेशियल डिफेक्ट। तो किसी चीज़ को ढकने के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब होता है, कवर अप। किसी चीज़ को ढकने के लिए अपन क्या बोलते हैं, कवर अप। तो यहाँ कौन सा प्रेपोजिशन आ जाएगा, फोर्थ। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये सॉल्यूशन अपना यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, बिब्लियोफाइल संस्था से जुड़ सकते हैं और अपने नॉलेज को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले पेपर के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।